नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। और जैसा कि तय था, जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। लेकिन उनकी जीत ने 3 बड़े राजनीतिक संदेश दिए हैं। इन तीनों संदेशों पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक पॉलिटिकल सिचुएशन समझिए। जगदीप धनखड़ को जीतने के लिए 356 वोट की जरूरत थी। इस समय भाजपा के पास दोनों सदनों में 394 सांसद है, यानी अकेले भाजपा के पास ही बहुमत के आंकड़े 356 से ज्यादा वोट थे। और अगर एनडीए के सांसदों की कुल संख्या की बात करें तो एनडीए के दोनों सदनों में 441 सांसद हैं और 5 मनोनीत सांसदों का भी साथ मिला दे तो इस तरह से धनखड़ के पक्ष में पहले ही 446 वोट थे, जो कि जीत के आंकड़े 356 से बहुत ज्यादा है। लेकिन जगदीप धनखड़ को कुल वोट मिले 528, यानी विपक्ष के 82 सांसदों ने वोट किया। भाजपा को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं थी। इसके बाद भी गैर एनडीए दलों बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, टीडीपी, अकाली दल और शिवसेना के एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसने वोट किया। इन लोगों ने समर्थन किया और मार्गरेट अल्वा को 20 दलों का समर्थन हासिल हुआ, लेकिन 200 वोट का आंकड़ा तक वो छू नहीं पाई। उन्हें केवल 182 वोट ही मिल पाए। इस चुनाव प्रक्रिया से ममता ने अपने सांसदों को वोटिंग से दूर रखा। यह एक बड़ी बात है और अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। वो भी ऐसे राजनीतिक मौसम में जब आने वाले 3 सालों में इस देश के बहुत से राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। मैंने बात के शुरू में 3 राजनीतिक संदेशों की बात की थी। मैं कई बार एक शब्द की बड़ी चर्चा करता रहता हूं और वो है पॉलिटिकल वैल्यू। जगदीप धनखड़ के मामले में इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले यह बात समझनी चाहिए, आप गौर कीजिए, आज देश में कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र खतरे में है जैसे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरे देश में आंदोलन चला रही है। यह सही है कि इन सब के पीछे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी से बचाने का भी एक मकसद है। भाजपा पर और केंद्र की सरकार पर एक दबाव बनाना भी मकसद है। लेकिन यह भी सच है कि ये मुद्दे जिनकी बात राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता आज कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र खतरे में, ये मुद्दे मौजूदा राजनीति में बड़ी जगह रखते हैं। जनता के बीच में ये मुद्दे है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस का आंदोलन पब्लिक का आंदोलन नहीं है। ऐसा क्यों? इस पर मैंने कई बार पिछले वीडियो में चर्चा की है। लेकिन आप गौर कीजिए, 2014 से पहले भाजपा ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी पर आंदोलन किया, लेकिन जनता नहीं जुड़ पाई। पर जैसे ही पिक्चर में बाबा रामदेव और अन्ना हजारे और केजरीवाल जैसे किरदारों की एंट्री हुई तो पूरा आंदोलन जनता का आंदोलन बन गया। ऐसा होने के 2 कारण रहे। एक, राजनीतिक पार्टियां जब भी कोई मुद्दा उठाती है तो यह माना जाता है कि वह जनता के लिए नहीं, सत्ता पाने के लिए यह सब प्रपंच कर रही है। यह बात उस वक्त भाजपा के लिए और आज कांग्रेस के लिए एक जैसी ही साबित हो रही है। लेकिन पहले बाबा रामदेव और फिर अन्ना हजारे के उस समय में आंदोलन में तस्वीर में आने से इन सारे मुद्दों को एक राजनीतिक वैल्यू मिल गई, एक भरोसा मिल गया, क्योंकि इन मुद्दों को वो लोग उठा रहे थे जिनको सत्ता का लालच नहीं था। अन्ना हजारे को लेकर यह एक परसेप्शन था कि उनको सत्ता का कोई लालच नहीं है, वो आम आदमी के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोगों को भरोसा हुआ कि यह लालच रहित आंदोलन है। भरोसा ऐसा शब्द जिसकी राजनीति में सीधे देखने पर कोई कीमत नहीं है, लेकिन गहरे में जाकर देखें तो पूरी राजनीति ही इसी पर टिकी हुई है। हालांकि केजरीवाल बाद में राजनीतिक घेरे में आ गए, लेकिन वो भी पहले राजनीतिक लाभ के घेरे से बाहर खड़े हुए थे। यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात की बात करें तो जनता बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन से एक काम हुआ, और वो यह कि जनता कांग्रेस और उनके गठबंधन की सरकार को लेकर बड़ी ही निराश हो गई। यह मान लिया गया कि अगर ये लोग फिर से सत्ता में आते हैं तो ये लोग देश को डुबो देंगे। राजनीति में तो बड़ा भ्रष्टाचार आकर घुस गया है और इस भ्रष्टाचार को राजनीति में घुसाने का बहुत हद तक श्रेय गया। एक परसेप्शन बना, जनता में एक माहौल बना कि इसका बहुत हद तक जो योगदान है इसमें वो कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए
राजनीतिक दलों का है। यह बड़े गहरे तक राजनीति में घुस गया है। और गौर कीजिए, उस आंदोलन से निराशा का एक जन्म हुआ, और जब कोई निराश होता है तो उसे किसी उम्मीद की दरकार होती है। वो अपने आसपास देखता है कि किधर से कोई उम्मीद हो सकती है। जनता ने मनमोहन सिंह सरकार की ओर से मुंह मोड़ा, लेकिन सवाल यह था कि वो उम्मीद भरा मुंह किसकी ओर उठाकर देखे। और जनता के मुंह के आगे आकर खड़े हो गए नरेंद्र मोदी। उन्होंने लोगों को यह भरोसा दिलाया। नरेंद्र मोदी ने जनता को उस समय पे एक भरोसा दिलाया, और वो भरोसा यह था कि उन्होंने कहा कि वो तो फकीर है, उन्हें कोई लालच नहीं है, बस देश की सेवा करना चाहते हैं। और लोगों ने भरोसा किया। इसके कई सारे कारण थे। एक, गुजरात मॉडल की चर्चा। 2, कांग्रेस की सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। 3, मनमोहन सिंह सरकार पर और मनमोहन सिंह पर गांधी खानदान की कठपुतली होने का आरोप। और 4, नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की छवि। 5, राष्ट्रवाद के मुद्दे का नया अवतार। और भी कई सारे कारण, गहरे में जाकर देखें तो और भी कई सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात पर गौर कीजिए, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और केजरीवाल की उस वक्त एक पॉलिटिकल वैल्यू बनी। उन्होंने एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट किया। और नरेंद्र मोदी की एक पॉलिटिकल वैल्यू पहले से ही थी, लेकिन दोनों की वैल्यू में एक अंतर था। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिकल वैल्यू थी और है, और जो रहेगी, और जो बन रही है, और जो बना रहे, उसको वो खुद मैनेज करते हैं और खुद ही उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन से जो राजनीतिक स्पेस बना, उसको वो खुद नहीं भर सकते थे, और उसको भरने का काम किया भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर 3 बातों को समझना जरूरी है। एक, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी समाज से आने वाली महिला है जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुई है। यह देश के लिए गौरव की बात है, और यह एक बड़ी राजनीतिक घटना भी है। इस राजनीतिक घटना को चुनावी परिणाम की दिशा में मोड़ने का काम भाजपा कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और 2, जगदीप धनखड़ बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में राजनीतिक महत्व रखते हैं। उनके इस राजनीतिक महत्व को चुनावी परिणाम की दिशा में ले जाने का काम खुद धनखड़ करेंगे, और भाजपा करेंगी, और नरेंद्र मोदी करेंगे। और नंबर 3, कांग्रेस ने देश में महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र खतरे में है जैसे राजनीतिक मुद्दों के साथ सड़क पर एक आंदोलन खड़ा करने के लिए हुंकार भरी है। पहली बात, ये मौजूदा दौर के बड़े मुद्दे हैं, जनता के बीच में बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों का कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक महत्व पैदा किया जाना बाकी है। और दूसरी बात, अगर इनका राजनीतिक महत्व पैदा होता है कांग्रेस की तरफ से, तो उसको चुनावी परिणाम की दिशा में कौन लेकर जाएगा, उनको चुनावी परिणाम में बदलने का कौन काम करेगा, यह एक सवाल है। हालांकि राजनीति में कई बार घटनाएं स्वतः भी घटित होती है, लेकिन यह एक भाग्यवादी सोच है, और भाग्य के हवाले राजनीति को छोड़ा नहीं जा सकता है। यह भाजपा और कांग्रेस की मौजूदा राजनीति के संदर्भ में एक समझने वाली बात है। दोनों की राजनीति के संदर्भ को जब समझते हैं, तो तब हम समझते हैं कि परिणाम किस तरफ मुड़ सकता है और परिणाम किस तरह के आ सकते हैं। राजनीति एक अनुमान का खेल है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है, परिणाम कई बार आश्चर्यजनक आ जाते हैं, लेकिन मौजूदा घटना को देखकर एक अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, राजनीति में कहा जाता है कि चुनाव केवल जीतने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, कई बार हारने के लिए भी मैदान में उतरना पड़ता है। सालों तक भाजपा को यह पता था कि हार होगी, लेकिन इसके बाद भी वो लड़ती रही। यह एक सच है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह सही है कि राजनीति में कई बार हार के पीछे भी मकसद होता है। भाजपा सालों तक हारती रही, एक मकसद दिखता था, बात होती थी, पर मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया, विपक्ष के गठबंधन ने बनाया, और उनका हार जाना तय था, और वो हार गई। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या रहा है, मकसद क्या हो सकता है, यह एक न समझ में आने वाली बात है। और अंत में एक और तथ्य जिस पर गौर करने की जरूरत है, चलते चलते इस पर बात कर लेते हैं। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पद से 10 अगस्त को रिटायर्ड हो रहे हैं। वो लाल कृष्ण आडवाणी की टीम के मौजूदा भाजपा में किसी बड़े पद पर शायद आखिरी सदस्य रहे हैं। वैसे तो भाजपा के एक नए युग की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन यह 2022 है और बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। आने वाले राजनीतिक समीकरणों का ताना बाना इस साल में कैसे बुना जा रहा है, बुना जाने की शुरुआत हो गई है, यह आने वाले सालों में याद किए जाने वाला है। यह एक
गौर करने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।